आज हम घटना चक्र का आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे काल विभाजन किया गया है, तो काल विभाजन को आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कुछ कुछ विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम भी दिए हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है? तो वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो कहते हैं चारण काल, मिश्र बंधु ने कहा है प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बीज बप्पन काल, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है वीर काल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी आदिकाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा चारण काल या संधि काल। ठीक है, या ध्यान रखना है कि आदिकाल को किन विद्वानों ने क्या नाम दिया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो बीज बप्पन काल किन्होंने कहा था? तो बीज बप्पन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, तो ये पहला ही हमारा गलत हो गया। सिद्ध सामंत युग ठीक है राहुल सांकृत्यायन ने, संधि एवं चरण काल रामकुमार वर्मा, वीर कथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। पहला आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी पहला मिलान गलत है। बीज बप्पन काल मिश्र बंधु ने नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? तो वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, परंतु वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन आंसर नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, ये सेम क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल। अगला है हमारा, आदिकाल को वीर गाथा काल, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेम ही है। सिद्ध सामंत काल मैंने आपको बताया राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन ने। ये फिर सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज बप्पन काल किसने नाम दिया था? तो आदिकाल को बीज बप्पन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। आदिकाल के लिए बीज बप्पन काल का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये फिर सेम क्वेश्चन है। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया था? तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। आदिकाल हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल कहा था, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल में कौन सा आदिकाल नहीं है? वीरकाल, चारण काल, गधकाल, सिद्ध सामंत काल। तो देखिए जो गधकाल है ना, ये आधुनिक युग को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गधकाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मिलान करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदिकाल को क्या कहा है? इसका सही हो जाएगा हमारा आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। ए का बी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने आदिकाल कहा है, बी का 4। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, तो सी का 3 हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, तो डी का 1। इसको मिला लेते हैं, हमारा ए का 2, एक ही में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव या गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करने की विवेचित किया है? तो ये काम किसने किया है? तो इसका सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस समय सीमा आप देख लेंगे कि गद्य का आविर्भाव इन्होंने माना है 1900 से 1925, और आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन यानी प्रथम उत्थान इन्होंने माना 1925 से 1950। गद्य साहित्य का प्रसार यानी द्वितीय उत्थान 1950 से 1975। गद्य साहित्य की वर्तमान गति यानी तृतीय उत्थान संभवतः 1975 से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या थी? तो जो बौद्ध धर्म की थी भाषा वो पाली थी, वहीं जैन धर्म की अगर हम बात करें तो वो प्रकृति होगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऐसी रचना जिसमें अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा हो। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं और इस काव्य के कवि का नाम अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया है कि दलपति विजय की खुमान रासों के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमने देखा कि अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना कौन सी है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास। और ये वही सेम क्वेश्चन है। ग्यारहवीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सी है? लोक भाषा काव्य जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी के रचित एक लोक भाषा काव्य है। दोहा धड़ा पुराना अक्षय पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहे में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी के कुशल राय वाचक के कुछ चौपाई जोड़कर विस्तार दिया गया है। तो लोक भाषा में रचित कौन सा है? ढोला मारूरा दोहा। शालिभृत सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालिभृत सूरी ने लिखी थी भारतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पंच पांडव चरित्र रास ये किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शालिभृत सूरी। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख किया है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अवहट भाषा से तात्पर्य है? तो अपहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अपभ्रंश में शिक्षा को शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक था हमारा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अधिकांश जो साहित्य इतिहासकार हैं हमारे यहाँ, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो सरहप्पा को माना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सरहप्पा के और भी नाम हैं, जैसे राहुल भ्रद, सरहपाद, सरोज ब्रज, सरहप्पा। ठीक, ये 84 सिद्धों में से एक थे। इनकी कविताओं में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहप्पा की रचनाओं का संपादन राहुल संक्रेता ने दोहा कोश नाम से किया है। सरहप्पा की रचना भी पूछी जाती है तो दोहा कोश। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभृत सूरी को पहला कवि माना है। शालिभृत सूरी की रचना हमने अभी देखी थी, भारतेश्वर बाहुबली रास, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभृत सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? अभी हमने देखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? 84 सिद्धों में से पाए जाते हैं सरहप्पा। इन्हें अधिकांश कवियों ने प्रथम कवि माना है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित राहुल संक्रेतान। पंडित राहुल संक्रेतान ने सबसे पहले सरहप्पा को प्रथम कवि माना है हिंदी का। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किससे स्वीकार किया है? वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, सरहप्पा को। सरहप्पा 84 सिद्धों में से एक थे। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि। गणपति चंद्रगुप्त ने किन्हें माना था? शालिभृत सूरी को। और राहुल संक्रेतान ने माना था सरहप्पा को। और राम कुमार वर्मा मानते हैं स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सहजयान के प्रवर्तक हैं, सहजयान जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं सरहप्पा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को कहते हैं पुरानी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। दसवीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल को कहा है? तो ये कहा है 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को आदिकाल दिया है नाम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, इन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचना को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का नाम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो गुलेरी जी जो है वो राजा मुंज को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये पहले प्रथम कवि मानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अभी हमने देखा है गणपति चंद्रगुप्त शालिव्रत सूरी को मानते हैं, राहुल संकृत्यान जो हैं सरहप्पा को मानते हैं, राम कुमार वर्मा ने किसे माना? स्वयंभू को, जबकि राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं प्रथम कवि हिंदी का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारे से हो जाएगा स्वयंभू को। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू के देवकृत पवनचर्यु 5 कांड और 83 संधियों में यानी सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा स्वयंभू को। अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्वयंभू को। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो पयुमचर्यु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा आंसर। पयुमचर्यु किसकी रचना है? तो पयुमचर्यु रचना जो है वो स्वयंभू की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो ये पयुमचर्यु जो कि स्वयंभू की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो सीता जी थी वो जब अग्नि परीक्षा हुआ था उसके बाद वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। तो पयुमचर्यु स्वयंभू की रचना। पयुमचर्यु स्वयंभूकृत चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष की दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर और कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। ठीक, तो पयुमचर्यु इसकी रचना स्वयंभू ने की थी और इसमें बताया गया है कि अग्निकुंड के बाद सीता जी जो है जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भविष्यत कहा। इसको लौकिक चरित्र माना जाता है, धनपाल जी की रचना है। अपभ्रंश का भभूति किसे मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है स्वयंभू को, भभूति माना जाता है पुष्पदंत को।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पुष्पदंत की जो रचना है वो पहले हमें बताना चाहिए। तो महापुराण, जसहर चरियु और जयकुमार चरियु ये पुष्पदंत की है, जबकि पयुम चरियु जो है ये स्वयंभू की रचना है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? स्वयंभू की नहीं है। स्वयंभू की पयुम चरियु है, स्वयंभू छंद है और रिठोम चरियु है। महापुराण जो है ये पुष्पदंत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य का सर्जन किया था, ऑप्शन नंबर ए आमिर खुसरो। इन्हें तोताए हिंदवी कहा जाता है या हिंदवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम रचना करने वाले का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आमिर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो मुकरी लिखने का भी सर्वप्रथम प्रयास आमिर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य जो था वो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन शिलाकृत कृति है? तो शिलाकृत जो है वो है राउल बेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शिलाकृत कृति राउल बेल है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउल बेल किस तरह की कृति है, की रचना है? तो इसका हो जाएगा गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य। चंपू काव्य आपने देखा होगा कि गद्य किसे कहते हैं? तो गद्य उसे कहते हैं जो नॉर्मल हिंदी भाषा में लिखी होती है, जबकि पद जो है वो कुछ मतलब काव्य टाइप का होता है, ये हमें आसानी से समझ नहीं आती है इस टाइप से। और इन दोनों का जो मिश्रित रूप होता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। तो उसी टाइप का है राउल बेल। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो व्याकरण ग्रंथ माना जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, जो कि दामोदर कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, उक्ति व्यक्ति यह क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण अभी हमने देखा है कि ये व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए, तो ये मैंने आपको आदिकाल कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के साथ। थैंक यू।